हेलो एवरीवन, आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग अंक गणित के आधारभूत प्रमेय या प्रमेय संख्या 1.2 देखेंगे। इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले। इंट्रोडक्शन में आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय होता क्या है आखिर। ठीक है, क्या अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को समझते हैं यहाँ पर कि इसको समझने से पहले आप लोग पहले भाज्य संख्या के बारे में समझिए कि भाज्य संख्या आखिर होता क्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या संख्या भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से बड़े हों तथा वैसी संख्या जो एक से बड़े हों तथा अभाज्य नहीं हो, ठीक है, यही कह रहा है भाज्य संख्या। या हम लोग इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित या भाज्य होता हो। तो वैसी संख्या कौन कौन सी है जो एक से बड़े और अभाज्य नहीं हो, तथा या तो फिर वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होता हो। तो वैसी संख्या जो है 4 से शुरू होता है, 4 5 नहीं होगा, 5 अभाज्य संख्या है, 6 7 8 7 अभाज्य संख्या है, 8 9 10 12 14 15, ये सारी की सारी संख्या अपने एक और अपने आप के साथ साथ किसी और संख्या से भी भाग लगता है। तो जैसे देखिए 4 को ही सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी यही हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ 4 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि 4 देखिए एक से लग रहा है अपने आप, यानी 4 से भी लगेगा और किसी और संख्या 2 से भी लग जाएगा भागा। तो 1 4 और 2, तो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या यानी 2 से भी ये भाग लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ 6 है तो 6 में देखिए यहाँ पर किस संख्या से, 1 से तो लगेगा ही 6 भागा, फिर अपने आप यानी 6 से भी लगेगा, और कौन कौन सी संख्या से लग सकता है, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा। तो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगे वैसे संख्या को भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वैसे संख्या को भाज्य संख्या बोलेंगे। हम लोग प्रमेय पर आएंगे, अभी थोड़ा देर के बाद आएंगे प्रमेय आखिर बोलता क्या है। तो पहले हम लोग भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। और यह जो है यहाँ पर कि भाज्य संख्या जो है इसका जो अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, भाज्य संख्या का जब फैक्टर करेंगे तो यह अद्वितीय होगा। तो भाज्य संख्या का फैक्टराइजेशन हम लोग लिखते हैं कि भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है यदि इसके क्रम को इग्नोर किया जाए, यानी इसको अगर छोड़ दिया जाए, क्रम को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर छोड़ देते हैं तो ये भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा, भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय हो गया। अद्वितीय मतलब क्या हो गया, तो अद्वितीय मतलब यूनिकनेस, जो कि इसके समान और कोई हो ही नहीं सकता। अब बोलेंगे कि ये समझ में नहीं आया, अभाज्य संख्या समझ में नहीं आया कि अभाज्य क्या होता है। तो ये इसके लिए देखिए कि पहले अभाज्य संख्या को हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो
एक या अपने आप से ही भाज्य हो या भाग लगे। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? 2 3 4 2 3 5 7 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 18 19, इसी तरह से 23, ये सब संख्या बढ़ते चले जाए। ठीक है, तो अब देखिए कि 2 जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है, अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या और सम संख्या भी है, सम संख्या। ठीक है, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या भी है 2। तो 2 जो है भाज्य संख्या नहीं है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि चाहे भाज्य संख्या 2 क्यों नहीं है। तो 2 में देखिए कि 2 में एक और अपने आप यानी 2 से ही भाग लगता है। 2 में यहाँ देखिए कि 2 में एक या फिर अपने आप से ही भाग लगता है और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है कि वैसी संख्या जो एक या अपने आप से ही भाग लगे। तो एक और अपने आप से ही भाग लगता है 2, इसीलिए यह अभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, 3 के बारे में जानते करते हैं। अभाज्य संख्या है 5 7 11 13, ये सब सारे के सारे एक और अपने आप से ही भागा लगता है। ये सारी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर भाज्य संख्या का डेफिनेशन देख लीजिए एक बार फिर से कि वैसी संख्या जो एक से बड़े हों, ठीक है, एक से बड़ा है और तथा अभाज्य नहीं है। तो इसमें कोई भी संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है भाज्य किसी और संख्या से भी भाग लग सकता है, एक और अपने आप के अलावा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। अब आइए कि जो गुणनखंड विधि क्या होता है, गुणनखंडन विधि क्या होता है, गुणनखंडन विधि। ठीक है, क्या कि गुणनखंडन विधि का हम लोग यूज़ करेंगे। गुणनखंडन विधि में क्या होता है कि पहले इस चीज़ को समझिए कि अगर 90 को किसी बच्चे को, अगर स्टूडेंट एक को कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको 90 का फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला जाए, गुणनखंडन करने के लिए बोला जाए, तो 90 को कैसे भाग करेगा? 2 से 45, फिर 2 से करेगा तो ये हो जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 15 3 45, फिर 3 से लगेगा 5, फिर 5 से 1, यानी 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट 2 को बोला गया कि 90 को भाग करने के लिए, ठीक है, गुणनखंड करने के लिए। तो 90 को भाग करता है वो पहले बार में ही वो 5 से करता है, तो 18 5 90, फिर 2 से करता है 9, फिर 3 से करता है 3 या 9, फिर 3 1। ठीक है, तो 90 को वो कैसे करता है? 90 बराबर 5 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि जो भी संख्या आया 90 में स्टूडेंट 2 के द्वारा या स्टूडेंट 1 के द्वारा, वे सारे के सारे संख्या सेम है। जैसे यहाँ पर देखिए एक ही 5 है, तो यहाँ पर भी एक 5 है, 3 है, 2 3 है यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 3 है, और यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ भी 1 2 है। तो दोनों स्टूडेंट के द्वारा जो फैक्टर किया गया या गुणनखंडित किया गया, तो ये जो है सेम ही आया है। कितना? दोनों का सेम ही आया है। ठीक है, तो जब दोनों का सेम आया, सिर्फ क्या है, क्रम अलग अलग है। क्रम क्या हुआ? अलग अलग हो गया। यहाँ 2 पहला जगह पर है और यहाँ 2 जो है दूसरे जगह पर है। 2 के बाद 3 यहाँ आता है, दूसरे प्लेस पर 3 और तीसरे प्लेस पर भी 3 आया है। यहाँ तीसरे और चौथे प्लेस पर 3 3 आया है। तो यहाँ क्रम अलग हो गया, लेकिन जो फैक्टर आया है, जो गुणनखंड आया है, वो दोनों का सेम है। तो इसीलिए क्रम को अगर छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखा है ना कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, यूनिकनेस होता है। यहाँ पर देखिए कि 2 3, यहाँ पर देखिए 2 3 1 5 और 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 3 1 5 और 2 आया है यहाँ पर भी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी, तो यही दोनों जगह सेम आया, तो इसी को बोला गया अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्या, अतिभाज्य संख्या का गुणनखंड जो है अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है, जिसके समान कोई और नहीं हो सकता है। किसी भी 2 संख्या का, कोई भी अगर 2 संख्या ले लें, क्या वो उसका फैक्टराइजेशन क्या सेम आएगा? कोई भी 2 संख्या लीजिए, ठीक है, यहीं पर लीजिए 4 और 6 अलग अलग है। ठीक है, 4 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 2 आएगा, और इसका जो फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 2 आएगा, या 2 गुना 3 कह सकते हैं, 2 गुना 3 आएगा। ठीक है, तो 2 गुना 3 की जगह तो ये 6 के बराबर आ जाता है, 2 गुना 2 की जगह तो 4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये जो आ रहा है, तो ये किसके लिए आ रहा है? 2 के लिए 2 गुना 2 ही आ रहा है, 6 के लिए
3 गुना 2 ही आ रहा है, ठीक है। किसी भी जो है संख्या का, कोई भी एक ही संख्या का अलग अलग फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। अगर अलग अलग होता है फैक्टराइजेशन तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है, वो भाज्य संख्याएं अलग अलग हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी एक संख्या का अलग अलग फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, एक ही होगा। चाहे हम निकालें, आप निकालें, या कोई आपके दोस्त निकालें, या कोई कहीं से भी पूरी दुनिया में कोई भी निकाले, एक संख्या का फैक्टराइजेशन गुणनखंडन जो होगा एक ही होगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया, अद्वितीय बोला गया, ठीक है। अद्वितीय मतलब यूनिकनेस होगा, ठीक है। अब आइए कि बोला जा, इसको कहा गया कि अगर क्रम को व्यवस्थित कर दिया जाए बढ़ते क्रम में, अगर ये जो क्रम आया है ये क्रम को व्यवस्थित कर दिया जाए बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर स्टूडेंट 1 जो किया है वो बढ़ते क्रम में ही है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 आया। यहाँ पर देखिए ये पहले बढ़ा के किया, फिर घट गया, फिर बढ़ दिया, तो यहाँ पर क्रम को व्यवस्थित कर लेते हैं। अगर अगले स्टेप में इसको कर देते हैं बढ़ते क्रम में, जैसे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो ये भी बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में ये भी बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक है। अब देखिए कि ये जो फैक्टर आया है, ये जो गुणनखंड हम लोग किए हैं, ये फैक्टर कौन कौन से नंबर है, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, पहले तो गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड है, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड है। अब देखिए कि गुणनखंड लिखने के बाद ये कौन कौन सा नंबर से मिलकर बना है, देखिए ये सारे के सारे नंबर वैसे नंबर हैं जो कि अभाज्य संख्या है, यानी ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लगा देंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। आ गया कि भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यूनिकनेस होगा, यूनिक होगा, ठीक है, अद्वितीय होगा, ठीक है। अगर क्रम को इग्नोर कर दिया जाए, अगर क्रम को इग्नोर कर देते हैं तब, ठीक है। तो नियम क्या दिया कि क्रम को आप बढ़ते क्रम में दीजिए। तो अब आइए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को समझते हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या हम लोग को है कि 4, 4, 6, 8, 10 ये सब, ठीक है। भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, यहाँ देखिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। हम लोग किए ना अभी कि भाज्य संख्या 90 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना, जब क्रम को हम छोड़ दें तो वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि वैसे भाज्य संख्या का भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल जो है अद्वितीय होता है यदि इसके क्रम को छोड़ दिया जाए, ठीक है, छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये हो गया आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब आइए कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पर है कि संख्या 4 पर पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान, n का जो 4 पर पावर n है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें दिया है कि संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो अब आइए कि इसको करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ चीज़ को समझ लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 पर पावर n कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, हमको पता नहीं कौन कौन सा संख्या है, ठीक है। तो ये संख्या जो है अंतिम अंक जो है इसका 0 होगा।
जो अंतिम अंक होगा शून्य पर समाप्त बोल रहा है ना, तो शून्य पर समाप्त होता है, तो अंतिम अंक इसका शून्य होगा। ऐसा कोई संख्या बताइए कि जो 4 n को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, अगर n के विभिन्न मान, n का कोई ऐसा मान बोला है तो n के विभिन्न मान के लिए, तो जब n का मान हम रखते हैं n = 1 2 3 ऐसे करके, तो n = अगर 4 पर पावर 1 = रखते हैं तो 4 होता है। ठीक है, 4 पर पावर 2 रखते हैं तो ये 16 हो रहा है, 4 पर पावर 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 64, और 4 पर पावर 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम बढ़ते चले जाएं, ऐसे नीचे बढ़ते चले जाएं, कहीं भी यहाँ पर शून्य दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब आइए कि कुछ चीज़ को इस तरह से समझते हैं कि कोई संख्या शून्य कब होगा। तो कोई भी संख्या शून्य तब होता है जब उस कोई भी संख्या में शून्य तब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए कम से कम जो है कम से कम 2 गुना 5 का एक जोड़ा होगा, कम से कम 2 गुना 5 का एक जोड़ा होगा। अब बोलिएगा काहे क्यों होगा, तो अब कोई भी संख्या उठा लीजिए जिसका एक अंक शून्य हो, लास्ट में शून्य हो, उसमें देखिए 2 और 5 का एक जोड़ा निकलेगा ही निकलेगा। सबसे छोटा संख्या 10 से शुरू करते हैं तो 10 में क्या होता है 2 गुना 5। ठीक है, 20 को शुरू करते हैं तो देखिए 2 गुना 5 एक जोड़ा आ गया। ठीक है, एक जोड़ा यहाँ भी है, तो एक जोड़ा जो है आपका क्या होगा, ये होना ही है कि 2 गुना 5 का होगा ही। कोई भी संख्या उठा लीजिए, 80 उठा लीजिए। ठीक है, 80 को अगर उठा लीजिएगा तो 2 गुना 2 8 हो गया, गुना 10 तो 2 गुना 5, ये भी एक जोड़ा आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से कोई भी संख्या उठाइए, चाहे 240 उठाइए या 360 उठाइए, कोई भी संख्या उठाइए, या 750 उठाइए, 1080 उठाइए। ठीक है, तो ये अंतिम संख्या अगर शून्य होता है तो इसका मतलब एक जोड़ा जो है कम से कम एक जोड़ा 2 गुना 5 का होगा, एक जोड़ा 2 गुना 5 का होगा। और यहाँ पर देखिए कि 4 पर पावर जो इतना है, 4 पर पावर 1 4 पर पावर 2 ऐसे करके किए हैं, तो सब में जो है 4 का गुणनफल या 2 का है। अब आइए थोड़ा सा और चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर किसी संख्या में अंतिम अंक शून्य मतलब अंतिम एक अंक शून्य, किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक शून्य तभी होगा जब 2 गुना 5 होगा, यानी कम से कम एक जोड़ा जो है आपका 2 गुना 5 होगा। सिर्फ 2 का अगर होगा, सिर्फ 2 का, मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितनों हो जाए, और अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें शून्य कभी नहीं आ सकता है। कम से कम एक 5 होना चाहिए एक शून्य के लिए। ठीक है, तो 2 गुना 5 का एक जोड़ा, या फिर सिर्फ 5 गुना 5 ही ले लीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कि इसमें भी शून्य नहीं आ सकता है। ठीक है, 5 का तो जोड़ा लग रहा है, 5 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें भी शून्य नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 का जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो जोड़ा लगने के लिए मतलब क्या है कि 2 गुना 5 का एक जोड़ा होना चाहिए, 2 भी हो और 5 भी हो, तभी एक अंक शून्य आएगा। एक अंक के लिए अंतिम एक अंक शून्य आने के लिए 2 गुना 5 का होना चाहिए एक जोड़ा। अब आइए कि अंतिम 2 अंक अगर शून्य होता है, अंतिम 2 अंक शून्य पाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अंतिम 2 अंक शून्य पाने के लिए कम से कम 2 जोड़ा, तो 2 गुना 5 और 2 गुना 5, 2 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 2, 2 तो 5 है तो 2 5 पर पावर 2 और 2 तो 2 है तो 2 पर पावर 2। ठीक है, तो 2 जोड़ा यहाँ पर 2 जोड़ा चाहिए। ठीक है, 2 जोड़ा जो है 2 गुना 5 का चाहिए होगा। ठीक है, अगर अंतिम अंक बोले कि अंतिम 3 अंक शून्य पाने के लिए, तो अंतिम 3 अंक शून्य पाने के लिए कितना जोड़ा चाहिए, तो 3 जोड़ा चाहिए हमको, 2 गुना 5 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5। ठीक है, एक जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, तभी 3 शून्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अब क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये समझ गए कि शून्य पाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए। ठीक है, एक अंक शून्य पाने के लिए 2 गुना 5 चाहिए, एक जोड़ा कम से कम जो है 2 गुना 5 चाहिए। ठीक है, एक जोड़ा। अब आइए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 पर पावर n में शून्य कब होगा, शून्य अंतिम अंक शून्य कब होगा। तो पहले यहाँ पर देखते हैं 4 पर पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 पर 4 पावर n
बराबर 2 का स्क्वायर पर पावर n बराबर 2 पर पावर 2n लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब जो भी देखिए यहाँ पर n का कोई भी मान रखिए, n का कोई भी मान रखिए, या n अगर 1 2 3 में से कुछ भी रखिए, तो यहाँ पर देखिए कि 2 पर पावर क्या हो रहा है, 2 पर पावर अगर 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 बराबर 2 पर पावर 2 बराबर 2 गुना 2 आ रहा है। ठीक है, 2 पर पावर अगर n के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 बराबर 2 पर पावर 4 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, तो 2 सिर्फ 2 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, 5 मिसिंग है, 5 तो नहीं आ रहा है इसमें। तो 5 जब नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है आपका सोल्यूशन, क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है कि ऊपर में 4 पर पावर n या 2 पर पावर 2n, ठीक है, को का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें सिर्फ जो है 2 का ही गुणनखंड प्राप्त होता है, ठीक है, 2 का ही गुणनखंड प्राप्त होता है। 5 यहाँ 5 गुणनखंड के रूप में नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक तभी शून्य यानी 0 हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड आ गया ना, अभाज्य गुणनखंड, तो यही आधारभूत प्रमेय का यूज यहीं पर होता है। अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक जोड़ा 2 गुना 5 का होना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ यहीं से भी लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है, आंसर को यहीं से भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक तभी शून्य हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक जोड़ा 2 गुना 5 का हो, 2 गुना 5 का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए जो है 4 पर पावर n या 2 पर पावर 2n में कभी भी अंतिम संख्या जो है शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं आ सकता, ठीक है। अब समझ गए कि अंतिम संख्या शून्य क्यों नहीं हो सकता है। अब देखिए यहीं पर 4 पर पावर n पर दिया है, यहाँ पर 4 पर पावर n दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 4 पर पावर n के लिए कि ऐसे करके तोड़ दिए, ठीक है। 5 मिसिंग था इसीलिए नहीं हुआ, 5 नहीं था, फैक्टर में 5 नहीं आ रहा था, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा था, इसलिए ये नहीं हुआ कि अंतिम अंक शून्य होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 4 पर पावर n नहीं है कि होके यहाँ पर 6 पर पावर n है, ठीक है, और यहाँ पर भी n के किसी मान के लिए यहाँ पर भी 6 पर पावर n हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 पर पावर n अगर रहता है तो यहाँ पर देखिए कि अगर 6 पर पावर n रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n, पहले तो यही लिखेंगे ना कि 2 गुना 3 पर पावर n बराबर 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। तो इसका मतलब 5 यहाँ पर भी मिसिंग है, यानी 5 नहीं है गुणनखंड के रूप में, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर 6 पर पावर n नहीं होके 6 पर पावर n नहीं होके 8 पर पावर n होता, 8 पर पावर n होता, तो यहाँ पर देखिए कि 2 इंटू 2 इंटू 2 पर पावर n अगर दे देते हैं तो 2 पर पावर 3n हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पर पावर 3n का मतलब क्या होगा, सिर्फ 2 का ही गुणनखंड आएगा,
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 n के किसी भी मान के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 के फॉर्म में आएगा सिर्फ, 5 इसमें भी नहीं आएगा, इसका मतलब इसका में भी 0 नहीं आ सकता है। अगर 10 लें तो उसमें आ सकता है, लेकिन 12 लें 12 पर पावर n तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 12 हो गया, 2 दूना 4 दिया 12 पर पावर n, 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर n बराबर 2 पर पावर 2n गुना 3 पर पावर n के किसी भी मान के लिए इसका जब अभाज्य गुणनखंड होगा तो उसमें सिर्फ 2 आएगा या तो फिर 3 आएगा, तो 5 नहीं आ रहा है, एक भी 5 नहीं आ रहा है, तो इसमें भी शून्य नहीं आएगा। अब आप समझ गए कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य आने के लिए कम से कम एक जोड़ा जो है 2 गुना 5 का होना चाहिए। तो आप जो सोल्यूशन लिखेंगे आप सोल्यूशन यहाँ से लिख सकते हैं सोल्यूशन, ठीक है, 5 का सोल्यूशन आप यहाँ क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन यहाँ से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक तभी शून्य हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक जोड़ा 2 गुना 5 का होगा या होना चाहिए। यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 4 पर पावर n या 2 पर पावर n में कभी भी अंतिम संख्या शून्य नहीं आ सकता, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बगल में घंटी का बटन है, ठीक है, इस घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको पहले ही मिल जाए, नोटिफिकेशन आए और पहले ही मिल जाए। थैंक यू।